हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो देखिए, इससे पहले आज से वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और वो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, शिफ्टिंग of important parameters in the case of practical transformer, equivalent circuit of practical transformer referred to primary side, equivalent circuit of practical transformer referred to secondary side। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आपने अभी तक ये जो वीडियोस है उनको अगर देखा नहीं है, कंटेंट को अगर अच्छे से समझा नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोस के लिंक दे रहा हूं। रादर पूरा ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज जो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप प्लीज वो वीडियोस को वॉच करें अच्छे से, ताकि आज का वीडियो और आज के वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ फ्यूचर के जो ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज के वीडियोस रहेंगे वो आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इलेक्टेक को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन जो है वो काफी जल्दी सही वक्त पे आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी देखने के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ये जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट, ये देखिए, ये जो नीचे डायग्राम बना के रखा है बोर्ड पे, ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों के पास अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करके रखा है, तो ये कैसे पहचान सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो रेफर टू प्राइमरी है या रेफर टू सेकेंडरी है। देखिए, ये जो डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, इसमें अगर आप लॉजिकली अगर डायग्राम के तरफ देख के सोचे तो कुछ स्टेप्स के हिसाब से आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं खुद ही कि ट्रांसफार्मर का ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो रेफर टू प्राइमरी है या सेकेंडरी। तो देखिए, देखते हैं। तो यहां पे आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तीन सब इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहां दिखेंगे जैसे कि ट्रांसफार्मर में रहते हैं। आप देखिए, ये आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट, ये नो लोड या फिर एक्साइटिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट, और ये जो है ये रहेगा आपका सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट जैसे कि ट्रांसफार्मर का होता है। अब देखिए कैसा है, आप अगर यहां देखोगे E2 और V2 के बीच में, देखिए ये E2 से लेके तो V2 तक ये पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड पैरामीटर्स है। जैसे कि आप देखिए, E2 जो होता है आप लोगों को पता ही है, ये EMF इंड्यूस्ड है सेकेंडरी वाइंडिंग का, जिसको हम लोग म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस्ड हुआ है, लोड कनेक्ट किया है, सेकेंडरी साइड क्लोज होगा, इसीलिए I2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है जो फ्लो हो रहा है, और R2 X2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और ये लीकेज रिएक्टेंस होगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आप इंपेडेंस Z2 भी बोल सकते हो। और देखिए, EMF इंड्यूस होने के बाद अगर सर्किट क्लोज है और करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो डेफिनेटली EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो E2 है, उसका मैग्नीट्यूड हायर साइड में होगा। लेकिन EMF इंड्यूस होने के बाद ये वाइंडिंग के पैरामीटर्स में वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो रेसिडुअल या रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो ये है, जिसको सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 हम लोग बोल सकते हैं। इसका ही मतलब क्या है, ये जो पैरामीटर्स है E2 से लेके तो ये जो V2 या लोड तक, ये पूरे सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स है। लेकिन आप अच्छे से देखिए, वो पैरामीटर्स को कहीं पे भी डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स है और ये सेकेंडरी में ही है, क्योंकि इसको डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो पैरामीटर एक्चुअली शिफ्ट होता है उसे डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि ये समझे कि वो शिफ्टेड पैरामीटर्स है।
लेकिन यहां कहीं पे भी सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स को डैश से या सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर का उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है E2 से V2 तक, वहां कहीं पे भी कोई भी पैरामीटर्स को डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इसका ही मतलब यह है कि वो सेकेंडरी के पैरामीटर्स तो है लेकिन वो सेकेंडरी में ही है, वो शिफ्टेड नहीं है। और ये है पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है सेकेंडरी के पैरामीटर तो शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन अब देखिए ये V1 से लेके E1 तक ये जो पूरे पैरामीटर्स होते हैं आपको अच्छे से पता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल E1 ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्राइमरी वाइंडिंग का, ये आपको दिखाई दे रहा है। और V1 ये जो है ये वो वोल्टेज है जो हम लोगों ने कंडक्शन मेथड से अप्लाई किया हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में। तो आप देखिए ये V1 से लेके E1 तक, ये देखिए ये प्राइमरी साइड से बिलोंग करते हैं पूरे पैरामीटर, जिसमें दो सब इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें ये जो है ये है आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट, और ये जो रहेगा ये रहेगा नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट, या फिर ये जो शंट ब्रांच दिख रहा है ये है आपका नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप देखिए ये जो V1 से E1 के बीच में ये जो पूरे पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं प्राइमरी साइड के, ये सभी को डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका ही मतलब क्या है कि प्राइमरी के जो पैरामीटर्स है ट्रांसफार्मर के, वो सभी पैरामीटर्स को डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब वो शिफ्टेड है। तो प्राइमरी के पैरामीटर्स अगर शिफ्ट होंगे तो कहां होंगे? सेकेंडरी साइड में ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी के पैरामीटर्स को डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब वो सेकेंडरी में ही है, और प्राइमरी को डैश से रिप्रेजेंट किया है, मतलब वो सेकेंडरी में शिफ्ट हुए। इसका ही मतलब क्या है कि पूरे के पूरे पैरामीटर्स अभी एक ही साइड में है, और वो जो पूरा साइड है वो क्या रहेगा? सेकेंडरी साइड रहेगा। इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पूरा साइड है वो एक ही साइड है और वो सेकेंडरी साइड है, और ये पूरे के पूरे पैरामीटर्स अभी सेकेंडरी साइड में है। इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी, ये वो रहेगा। ये आपका दो स्टेप से आप लोगों ने काफी अच्छे से समझा। और तीसरा और सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा कि यहां पे आप देखिए ये लिंक दिख रहा है। जनरली ये V1 से E1 तक और ये E2 से V2 तक, देखिए E2 से V2 तक ये सेकेंडरी का पार्ट होता है, और V1 से E1 ये प्राइमरी साइड का पार्ट होता है इक्विवेलेंट सर्किट में। लेकिन अब देखिए ये दोनों पैरामीटर के बीच में हम लोग जनरली क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर का सिंबल बताते हैं बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में। लेकिन यहां आपको वो ट्रांसफार्मर का सिंबल जो कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी बताता है वो नहीं दिख रहा, उल्टा सिंबल रिप्लेस्ड बाय लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? लिंक दिखाई दे रहा है, ये बीच में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को मर्ज किया गया है, अब ये एक ही साइड है। तो इस तरह से ये जो तीन स्टेप्स थे या ये जो लॉजिक था तीन स्टेप वाला, उससे अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सर्किट ड्रॉ करके रखा है बोर्ड पे, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर है रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो चलिए ये तो हमने समझ लिया कि पहचानते कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सिर्फ देख के कि इक्विवेलेंट सर्किट ये रेफर टू कौन सा साइड होगा। तो ये तो हुआ रेफर टू सेकेंडरी साइड। लेकिन देखिए आज का लेक्चर जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी ये नहीं है, वो हम लोगों ने पहले देखा है। और आपको ये भी पता है कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट रेफर क्यों करते हैं किसी पर्टिकुलर साइड में, ताकि कैलकुलेशन जो है वो रैपिड हो जाए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर में दो डिफरेंट इंडिविजुअल सेपरेट साइड्स होते हैं, प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है, और वो आइसोलेटेड होता है इलेक्ट्रिकली। तो अगर कोई भी पैरामीटर्स को या फिर अगर आप लोगों को एनालिसिस करना है ट्रांसफार्मर का, जैसे कि लॉस कैलकुलेट करना है, जैसे कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है, तो क्या करना होगा? प्राइमरी साइड का अलग से फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग का अलग से फाइंड आउट करना होगा सेपरेटली, और बाद में उनका कम्युलेटिव इफेक्ट लोगे तो पूरे ट्रांसफार्मर का मिलेगा कॉपर लॉस। ये तो एग्जांपल हुआ मेरा। लेकिन देखिए अगर ये नहीं करना है और कोई एक ही साइड यूज करके पूरे कैलकुलेशन करना है ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग और लेबरियस ना हो, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर साइड में शिफ्ट करते हैं पैरामीटर्स को। यही आपका इंपॉर्टेंस था और प्रोसीजर भी हम लोगों ने देखी थी। तो देखिए ये तो हुआ आपका शिफ्टिंग का जो इंटेंशन है वो। लेकिन देखिए अभी आप अगर यहां इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू ये जो सेकेंडरी ड्रॉ करके रखा है, यहां अगर अच्छे से देखोगे तो अगेन आपको दिक्कत दिखेंगी। आपने इतनी मेहनत से पैरामीटर्स को शिफ्ट किया, या इक्विवेलेंट सर्किट जो था बेसिक या एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो था आपके पास ट्रांसफार्मर का, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, आपने रैपिड कैलकुलेशन के लिए शिफ्ट भी किए पैरामीटर्स, और वो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट आपने एक पर्टिकुलर साइड में लाया।
वो था अभी सेकेंडरी साइड, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बनेगा प्रॉपरली। और वो क्यों है वो देखिए, दिक्कत क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां ये जो शंट ब्रांच है वो बीच में आया हुआ है। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, अगर मुझे कॉपर लॉस निकालना है तो अभी भी थोड़ी दिक्कत होगी ही मुझे। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है, ओमिक पैरामीटर्स है जो इधर दिख रहे हैं आपको, और प्राइमरी के जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, भले वो शिफ्ट हुए हैं सेकेंडरी में, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो क्या होगा जब मैं एक्चुअली कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो देखिए मैं ये ओमिक पैरामीटर्स को ये ओमिक पैरामीटर्स में मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए बीच में ये शंट ब्रांच आया हुआ है, ये नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट आया हुआ है बीच में। तो ये बीच में आने की वजह से क्या होगा, ये जो प्राइमरी के सब इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स है ये इसमें मर्ज नहीं हो सकते सेकेंडरी के ओमिक पैरामीटर्स में। तो मैं रैपिड कैलकुलेशन करने में मुझे अभी भी दिक्कत जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। मतलब एक इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू पर्टिकुलर साइड, ये करने के बावजूद भी हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत पड़ी है यहां पे। और उसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या रहता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है पर्टिकुलरली, और वो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, कभी भी ये प्राइमरी का सब इक्विवेलेंट सर्किट होता है। उसके बाद ऑर्डर में क्या होता है, नो लोड, ये जो शंट ब्रांच दिख रहा है उसको एक तो शंट ब्रांच बोलिए या फिर नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट आप बोल सकते हैं, या फिर एक्साइटिंग सर्किट आप लोग बोल सकते हो, या फिर मैग्नेटाइजिंग सर्किट आप बोल सकते हो, सब इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये सेकंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेकंड पोजीशन पे आता है और ये थर्ड पोजीशन पे आता है। अब क्या हुआ, यहां पे अप्रोक्सीमेशन अगर आपको लेना है तो आप देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, इतना आसान और बेसिक रहता है। आप देखिए ये इसमें ये प्राइमरी के ओहमिक पैरामीटर्स और सेकेंडरी के ये आपस में मर्ज होने से कौन आपको रोक रहा है, या आप क्यों नहीं कर सकते हो फिजिकल, इनको आप मर्ज क्यों नहीं कर सकते हो मैथमेटिकली, आप बताइए। क्योंकि बीच में कौन आया है, ये शंट ब्रांच आया है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ये जो आपका शंट ब्रांच है वो आप ये प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। यही अप्रोक्सीमेशन है। वो करने से क्या होगा, अगर आप ये जो आपका शंट ब्रांच जो है वो अगर शिफ्ट करोगे, ये जो प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यही अप्रोक्सीमेशन होता है। तो देखिए हम लोगों ने वही किया हुआ है। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, या फिर आप इजीली ऐसा समझो कि हम लोगों को पोजीशन इंटरचेंज करनी है, ऑर्डर चेंज करना है। किसका, आपके शंट ब्रांच या नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट का और प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट का। यहां पे पहले प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट है और सेकंड पोजीशन पे नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है। ऐसा भी बोला तो गलत नहीं होगा। तो देखिए यही हम लोगों ने ऊपर ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है उसमें किया हुआ है। आप देखिए यहां पे पहले पोजीशन पे है आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट और ये सेकंड पोजीशन हुआ नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट का। तो अभी यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया। अभी ये देखो V1 डैश I1 डैश तो ये एज इट इज है। अब देखिए ये सेकंड पोजीशन पे था, अभी यहां पे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे किया, तो ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो ये सेकंड पे चले जाएगा। अब ये अगर सेकंड पे इधर चले जाएगा तो ये इसमें मर्ज हो जाएगा। तो यहां पे डायरेक्ट मर्ज करके बताया हुआ है। देखिए यहां पे R1 डैश और X1 डैश अगर इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, R1 डैश जो है ये देखो ये R2 और X2, यहां पे भी मैंने R2 X2 एज इट इज बताया हुआ है। अब देखिए ये R2 X2, ये R2 और ये हुआ आपका X2, वो एज इट इज बताया हुआ है। लेकिन क्या होगा, अगर प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट इधर अगर शिफ्ट हो गया तो ये इसमें मर्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, R2 में ये R1 डैश मर्ज हो जाएगा और X2 में ये X1 डैश मर्ज हो जाएगा। तो देखिए यहां बताया हुआ है R2 में R1 डैश मर्ज होगा और X2 में X1 डैश मर्ज हो जाएगा। तो अपना पर्पस सॉल्व हो गया है, फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, अभी क्रोनोलॉजिकली देखिए पहला नंबर अभी लगा हुआ है शंट ब्रांच का, या फिर क्या किसका लगा हुआ है, नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट का फर्स्ट नंबर लगाया अभी। और उसके बाद क्या आना चाहिए, ये देखिए प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट आना चाहिए, लेकिन अभी मैंने उसको इसमें मर्ज कर दिया इसमें। तो देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए मर्ज कर सका मैं। अब क्या हुआ, ये देखिए ये आपका सेकेंडरी का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2 और ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है, लेकिन उसको डैश से रिप्रेजेंट किया है, मतलब वो शिफ्ट हो चुका है अभी सेकेंडरी साइड में। तो अभी पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एक ही साइड में है और वो है आपका सेकेंडरी साइड। तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, R02। R02 क्या हुआ, R02 ये इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड हुआ। वैसे आप देखिए X2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस था, लेकिन X1 ये प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, उसको डैश से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब वो शिफ्ट हो चुका है सेकेंडरी में। तो अभी पूरा का पूरा जो रिएक्टेंस है वो सेकेंडरी साइड में अवेलेबल है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, X02 से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो X02 ये क्या हुआ, फिर
ये है इक्विवेलेंट रिएक्टर्स या टोटल रिएक्टर्स ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड। तो इस तरह से देखिए ये R02 और X02 ये टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रिएक्टर्स प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का है जो शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी साइड, ये जो अवेलेबल है सेकेंडरी साइड में। तो हम लोग अगर चाहे तो Z02 भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस हम लोग इंपेडेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R02 X02 को कंबाइनली Z02 हमने लिखा है। तो इस तरह से देखिए ये क्यों पॉसिबल हुआ, आप एक ही जगह पे दोनों रेजिस्टेंस को मर्ज करके R02, दो रिएक्टेंस को मर्ज करके X02 आपने लिखा, फिर वो R02 और X02 को कंबाइनली Z02 आपने लिखा। तो ये क्यों कर सके आप, यहां तो ये सर्किट में देखिए आप यहां पे नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए R2 X2 तो था लेकिन ये R1 X1 इसमें मर्ज नहीं हो सका, इधर शिफ्ट होके क्यों नहीं मर्ज हो सका, क्योंकि बीच में शंट ब्रांच है। ये जो शंट ब्रांच है, ये जो नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट है, ये बीच में आ रहा है। तो इसीलिए एप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग अगर लेते हैं सपोज, और एप्रोक्सीमेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है, आप जस्ट इंटरचेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, ये दोनों के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को इंटरचेंज कीजिए। यहां पे प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे है नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट, तो उनको पोजीशन को इंटरचेंज कीजिए। तो यहां ऊपर किया हुआ है, यहां पे देखिए पहले पोजीशन पे ये नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट है और ये शिफ्ट किया हुआ इधर, तो यहां से वो शिफ्ट किया, तो इधर शिफ्ट किया तो इधर मर्ज करके बताया है मैंने डायरेक्टली। तो इस तरह से देखिए ये बेनिफिट मिलता है, आप पूरा का पूरा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंपेडेंस एक जगह पे मर्ज करके लिख सकते हो। अभी रैपिड कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन काफी फास्ट होंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास ट्रांसफार्मर का पूरा रेजिस्टेंस एक ही जगह पे अवेलेबल है सेकेंडरी साइड में, और ये हुआ वो करंट सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकता हूं, I2 R02। साथ में अगर वोल्टेज ड्रॉप भी अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े या वोल्टेज रेगुलेशन अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है, रेजिस्टिव ड्रॉप की जरूरत पड़ती है, रिएक्टिव ड्रॉप की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप लोग अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा यूज है एप्रोक्सीमेशन को कंसीडर करने का। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं क्लियर होता है कि एप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसको एप्रोक्सीमेट क्यों बोलते हैं, तो ये लेते क्यों है वो तो हमने देखा कि बेनिफिट क्या मिलता है लेने के बाद। लेकिन देखिए अभी आपने ले तो लिया, बेनिफिट भी देख लिया, उसका कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं ये समझ भी लिया आपने, लेकिन देखिए कुछ डेविएशंस रहते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट डेविएशंस ही बताऊंगा आपको, बिल्कुल दो डेविएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है देखिए, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी क्यों बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट ये वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि देखिए आपने शिफ्ट किया अपने पर्पस के लिए, क्यों किया आपने अभी देखा, लेकिन ये करने के बाद क्या हुआ, कुछ डेविएशंस यहां पे आपको मिलेंगे। जैसे कि देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपको, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, इसमें कौन सा करंट फ्लो होते हुए आपको दिख रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट, टोटल करंट I1 डैश दिखाई दे रहा है, मतलब I1 डैश मतलब है तो प्राइमरी वाइंडिंग का ही करंट शिफ्टेड है सेकेंडरी साइड में। लेकिन देखिए प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स में अभी I1 डैश ये शिफ्ट हो रहा है, जो कि टोटल करंट है प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी साइड का, भले शिफ्टेड क्यों ना हो। लेकिन अब देखिए यहां पे जो ये करंट की वजह से जो लॉस होगा रेजिस्टेंस में, ये करंट फ्लो होगा तो ओमिक नेचर की वजह से जो वो लॉस होगा, ओमिक लॉस या कॉपर लॉस, वो एक पर्टिकुलर लेवल का रहेगा। और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये करंट की वजह से, ये कुछ लेवल का पर्टिकुलर कुछ मैग्नीट्यूड आपको वहां मिलेगा। लेकिन आप देखिए ये शिफ्टिंग की वजह से और ये जो आपने पोजीशन इंटरचेंज किया उस वजह से क्या हुआ, ये अभी जो R1 डैश X1 डैश में ये करंट फ्लो हो रहा, तो यहां पे आप देखिए ये आपने शिफ्टिंग करने के बाद ये R1 डैश और X1 डैश में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 ये करंट फ्लो हो रहा है। इसका ही मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये I0 डैश जो है ये करंट से ये माइनस करने के बाद जो मिला है ये वो करंट है, ये करंट फ्लो हो रहा है अभी आपके R1 डैश और X1 डैश में। जबकि यहां पे क्या हो रहा था, I0 डैश और I2 ये टोटल इन दोनों का कम्युलेटिव I1 डैश ये फ्लो हो रहा था यहां पे। जबकि आप शिफ्टिंग करने के बाद देखोगे तो I1 डैश में से ये माइनस, ये करंट माइनस करने के बाद जो करंट इधर बचा है वो करंट फ्लो हो रहा है आपके R1 डैश और X1 डैश में। इससे क्या होगा, डेविएशन किसमें मिलेगा, एक लिटिल बिट एरर आपको मिलेगा, आपके कॉपर लॉस में मिल सकता है प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टिव नेचर की वजह से। साथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है लीकेज रिएक्टेंस में वाइंडिंग के, प्राइमरी वाइंडिंग के, और रेजिस्टिव फिक्स्ड रेजिस्टेंस की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग के, उसमें डेविएशंस मिलेंगे। देखिए कॉपर लॉस में मिलेगा और वोल्टेज ड्रॉप में भी मिलेगा, लेकिन जो भी एरर मिलेगा, ठीक है, तो ये एरर के वजह से ये जो आपकी प्रोसीजर है
अप्रोक्सीमेशन जो आप बोल रहे हैं ये उसी की वजह से बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट सर्किट नहीं है, आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है, भले लिया होगा आपने अपने पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, रैपिड कैलकुलेशन के लिए, सब सही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है या जो रिजल्ट अभी मिलेंगे उसमें लिटिल बिट एरर रहेगा और डेविएशन आपको मिलेगा लॉस में या वोल्टेज ड्रॉप में। तो इस वजह से ये जो सर्किट है वो जाना जाता है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड के नाम से। तो देखिए अप्रोक्सीमेट ये वर्ड का अभी आपको प्रॉपर मीनिंग पता चला है और ये कब यूज कर सकते हैं, और ये यूज किया तो क्या चेंजेस होते हैं ये आपको पता चला, क्यों यूज करते हैं ये आपको पता चला, डेविएशंस भी आपको यहां पे पता चला है। तो इस तरह से देखिए आपको ये पूरा टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से क्लियर हुआ है। मेरा आज के वीडियो के पीछे एक छोटा सा इंटेंशन सिर्फ यही था कि बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट या फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी या सेकेंडरी आप लोगों को समझने के बाद अगर आपको अप्रोक्सीमेशन लेने की कभी जरूरत पड़े तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए। तो यही आज के वीडियो के पीछे मेरा एक छोटा सा इंटेंशन था, आपको शायद अच्छे से समझ चुका है ऐसा मुझे लगता है। तो आज के वीडियो में मैं बस यहां तक रुक रहा हूं, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे वो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है और वो टॉपिक मैं कवर करूंगा वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ। अगर आज के वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छे से पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए यहां पे रुक जाते हैं आज, आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ। हम लोग अभी इसके आगे के लेक्चर्स जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।